Assalamu alaikum class. We officially start today's session, perhaps the final session for the midterm exam. The session rounds off debate on models and frameworks on environmental sustainability, especially in business. We started our debate last time with some general models on environmental sustainability. We also looked at some of the traditional models, frameworks on sustainability, including the TBL, the circular economy, and we are continuing the debate with the focus on some modern and new models that are available. As we see that these models have a general focus on environmental sustainability, at times a very specific focus on corporates, businesses, and their specific practices. But generally, they provide a guideline framework where organization could align their sustainability goals and be able to project their performance through some reporting mechanism. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये फ्रेमवर्क ऐसा है जिसमें फोकस सस्टेनेबल परफॉर्मेंस पे है बट उसके रिपोर्टिंग पार्ट पे है. Why? Because we are concerned about how overall planet wise, globe wise, our performance stands where है. तो उन्होंने एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया ताकि वो जो वेरियस रीजन्स का डाटा है कॉरपोरेट्स के हवाले से, इवन फिर कंट्रीज के हवाले से, उस पर डाटा इकट्ठा किया जा सके. बिकॉज क्वालिटी इज नाउ बिकमिंग अ सीरियस कंसर्न और स्टैंडर्डाइजेशन की हमें एक ओवरऑल मूवमेंट भी नजर आती है. अगेन वो सिस्टमिक अप्रोच है, सिस्टम से निकली है, सिस्टम थिंकिंग से. ये आइडिया इज टू बिकम मोर सिस्टमैटिक से निकली है जितनी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड की अप्रोचेज हैं. तो हम देख रहे हैं कि एक यूजफुल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है जो कि आईएसओ ने टिपिकली लॉन्च किया है, 14,000 सीरीज, विच इज फैमिली ऑफ सर्टिफिकेट्स जो कि अवार्ड करती है आईएसओ, एक क्वालिटी सर्टिफिकेट अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है. ऑडिट करती है अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंप्लाइंस कर रही हूँ स्टैंडर्ड्स के साथ, तो उसको एक सर्टिफिकेट अवार्ड करती है, विच इज सॉर्ट ऑफ अ indication that the company adheres to certain quality standards which are recognized worldwide. तो इस लिहाज से ISO 14001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, फ्रेमवर्क भी है, मॉडल भी है, ताकि हम अपनी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को उस तरीके से मैनेज कर सकें. अच्छा, क्योंकि लेक्चर नोट्स में हम हर चीज को अकोमोडेट नहीं कर सकते, अदरवाइज वो लेक्चर नोट से ज्यादा बुक बन जाए, तो मैंने कुछ चीजों पर तो डिटेल स्लाइड्स डाली हैं. कुछ के हवाले से मैं जो इस वक्त करंट सेशन चल रहा है उसमें कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन जो इशू है, ऑनलाइन जो एडवांटेज है, उसको टेकअप कर रहा हूँ. तो आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ आपके लिए ऑलरेडी वेबसाइट खोली नहीं है, बल्कि एआई से भी पूछा है. गूगल से आप पूछें तो एआई से पूछते हैं बिकॉज पावर्ड बाय एआई. तो वो बता रहा है कि ISO 14001, इस दो बातें इसमें अच्छी हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स है. अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट हो तो वो कंपनी रिकग्नाइज की जाती है कि उसके पास एक प्रॉपर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है. बट जो खास बात इसकी है दैट इज एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जिनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं उनके पास ये EMS हो अगर, तो उसको ग्लोबल रिकग्निशंस मिलती हैं. यानी उसके प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज को हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कह सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब. जितनी भी मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनीज हैं उनके लिए सूटेबल है कि वो इस तरह के सर्टिफिकेट्स लें, बिकॉज उनके ऑपरेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ रीजन्स में परफॉर्म हो रहे हैं, कंट्रीज में हो रहे हैं.
ऑफ कोर्स इट इज अ फ्रेमवर्क है, लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क फॉर एन EEMS which requires establishing a mechanism of implementing, maintaining, and continually improving on environmental performance. यानी वो फिलॉसफी जो फ्रेमवर्क के साथ हमने पढ़ी थी कि फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों होती है, वो एक गाइडलाइन अप्रोच प्रोवाइड करता है, आपको टास्क देता है जिस पर आप वर्कआउट कर सकते हैं, फिर आप उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान रिव्यू भी कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो EMS इज अ वेरी सिमिलर फ्रेमवर्क है, और ISO 14001 उसके लिए एक टूल है, यानी हम उसको एज अ स्टैंडर्ड एज अ टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं। The standard focus on system managing environmental issues, not on specific environmental performance targets. इसकी एक खास बात ये है कि ये जो एफर्ट है टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल इश्यूज उसको टेलर करता है, उसकी परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव्स या उनको क्वांटिफाई नहीं करता। यानी इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक उन्होंने साथ ही बता दिया। और जनरली दिस इज नॉट अ कंप्लाइंस आइटम फॉर एनी है, कोई गवर्नमेंट इसको इंश्योर नहीं करती कि आप ऐसा करें, बल्कि एक वॉलंटियर टूल है। आप सर्टिफिकेट खुद से लेते हैं और वॉलंटरी एफर्ट करते हैं एनवायरमेंटल सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया है या मैनेज किया है, कि प्रोसेस या प्रोसीजर के हवाले से यूज होता है। तो जब हम ISO 14001 की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इन्वायरमेंटली फोकस्ड कैसे है। आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म स्टेब्लिश करता है। और इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन इसलिए वॉलंटरी तरफ चली जाती है बिकॉज दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के हवाले से वो ऐसा करती हैं। इवेंचुअली कॉस्ट सेविंग और इवेंचुअली परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करता है। ऑर्गेनाइजेशन इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दिस अ यूजफुल रिसोर्स ऑन ISO 14001। मैं आपके साथ ये लिंक शेयर करूंगा ताकि अगर आप उस पर रीडिंग करना चाहें तो रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस लिहाज से मैं बहुत सारे रिसोर्सेज को टेकअप कर रहा था, देख रहा था कि जो अवेलेबल है और जिन पे शायद हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सके या नहीं कर सकते। मैं काफ़ी हद तक एक स्टूडेंट हूँ, रिसर्चर हूँ, कंपैरिजन करता रहता हूँ क्लासेस के दौरान भी। हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से भी, HR प्रैक्टिसेस के हवाले से भी काफ़ी कंपैरिजन्स किए हैं बिटवीन द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस द जापानीज इकोनॉमी। तो मैं एक रिसर्चर स्टूडेंट के तौर पर जरूर देखना चाहता था कि जापानीज वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या जापानीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, वो अप टू डेट है या नहीं है। तो इस हवाले से हम मैनेजमेंट में काफी सारी जापानीज अप्रोचेस की इंक्लूजन देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड। आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड के हवाले से भी चीजें देखी होंगी, काइजन अप्रोच, जापानीज अप्रोच विच इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अप्रोच है। लेकिन जापानीज कंपनीज खास तौर पर सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से एक ऐसे फिनोमेना के साथ जुड़ी हुई हैं जिनको हमें लाजमी देखना चाहिए। और इस हवाले से हम रिसेंटली कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कशन भी की है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीन मैनेजमेंट। The lean management is a philosophy in which the focus is on less resource use है, रिसोर्स कंजर्वेशन खास तौर पर। और प्रोसेस में हम कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी बल्कि प्रोसेस को कम से कम करते जाएं ताकि हमारा जो रिसोर्सेज का यूज है वो मिनिमम हो, और हम अपनी प्रोडक्शन या क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज ना करें बट अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज करें। यानी द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम होने चाहिए लीन मैनेजमेंट सिस्टम्स। लीन के वही मीनिंग है जो कि इंग्लिश के मीनिंग है, दैट इज थिन, स्मॉलर। यानी हम रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल कर सकें। इस लिहाज से जापानीज फर्म्स लाइक टोयोटा,
एंड होंडा एंड सुजुकी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, और फिर लाइक दी अप्लायंसेस कंपनीज जो कि जापानीज कंपनीज मशहूर है, वहाँ हमें एक लीन मैनेजमेंट की एक ओवरऑल अप्रोच है, फिलोसफी नजर आती है। तो उसकी एक बहुत ही फेमस अप्रोच, द जापानीज 5S अप्रोच, वो भी अवेलेबल है। अब 5S जापानीज अप्रोच भी एक फ्रेमवर्क है, सस्टेनेबिलिटी का फ्रेमवर्क है। तो ज़ाहिरन देखने में तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है। तो आप कहेंगे सर ये सस्टेनेबिलिटी के साथ ज़ाहिरन लिंकअप होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इस अप्रोच की इम्प्लीमेंटेशन कर चुके होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, 5S, 5 जापानीज वर्ड्स, तो आप देखिएगा इवेंचुअली वी वर एबल टू जनरेट रिजल्ट्स ऑफ द लीन मैनेजमेंट। अच्छा, जब लीन मैनेजमेंट के रिजल्ट्स आएंगे तो फिर मेरा अपने आप से सवाल होगा कि लीन मैनेजमेंट आपके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की बात कर रही होगी, और जहाँ भी एफिशिएंट रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होगी तो रिसोर्स कंजर्वेशन की बात आएगी। रिसोर्स कंजर्वेशन देयर फोर सस्टेनेबिलिटी का एरिया है, यानी हम चीज़ों को जितना अच्छा सॉर्ट आउट करें, फिर उनको अच्छे तरीके से ऑर्डर में लाएं और फिर प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हो, तो इवेंचुअली हम सस्टेनेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव्स के करीब आ जाएंगे, विच इज़ व्हाट वी वांट। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी भी हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मेजर एरिया है। आप देख रहे हैं मेथडोलॉजी ऑफ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन की अप्रोच है, एमिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एरिया है, एंड प्रोडक्टिविटी है। सो ये 5 जापानीज वर्ड्स हैं: सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, और आखिरी वर्ड देखें सस्टेन। यानी उसकी फाइनल गोल है इन तमाम एक्टिविटीज की वजह से, दैट इज टू हैव अ लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस without major waste, which is therefore a world recognized approach towards managing the organization. और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र वो प्लान बता भी रहा है। These are basically 5 Japanese words: सीरी, सीटन, सीसूस एंड शित्सुकी। ये वर्ड्स हैं जिनको इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई है। The final step focus on maintaining the 5S improvement through ongoing training, audit and culture of continuous improvement to sustain culture of cleanliness, order, but making processes more efficient. So therefore, the 5S methodology is a foundational element of lean manufacturing. Lean manufacturing therefore leads to a sustainable workplace है। तो हम देख रहे हैं कि जापानीज वर्ल्ड में ये हमें बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आती है, और उसके हवाले से एक पूरा फ्रेमवर्क या मॉडल अवेलेबल है। हार्ट में उसके सस्टेन है, सेंटर में, और शॉर्ट, स्ट्रेट, शाइन एंड स्टैंडर्डाइज ये उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, which is a useful approach where the Japanese firms are continuously following that. वैसे भी जापानीज ट्रेडिशंस आर कल्चरली, उनके नेशनल कल्चर में जो अप्रोचेस हैं वो उनकी वर्क प्लेस पे भी नजर आती हैं, नेशनल कल्चरल एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं। तो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। क्या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जितनी भी एफर्ट्स वर्ल्ड में चल रही हैं, जापान में भी उतनी ही पेस के साथ इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बिकॉज ये उसके नेशनल कल्चर को अपलिफ्ट करता है, उसी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है आसानी से, वेयर दे ऑलरेडी हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपना एक कल्चरल स्लोगन लगाया हुआ है, बनाया हुआ है, जिसका नाम है मोटानी, मोटानी आई। ये जापानीज वर्ड है विच इज मिनिमाइजिंग वेस्ट। तो हम आसानी से कह सकते हैं Japan as a nation has a profound focus on sustainability. For that, they have taken up lot of governmental regulations and incentives. जापानीज गवर्नमेंट ने खुद भी काफी इनिशिएटिव्स लिए और कोशिश कर रही है। रिसोर्स एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग, वेस्ट रिडक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं, मेजर एरियाज हैं। उस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेडिशन, एक कल्चर, एक ओवरऑल नेशनल फिलोसफी चलाएं और उसके साथ चीज़ों को अलाइन करते रहें।
साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी करें और जनरल कंसेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी इनको लेकर चलें। हम देख रहे हैं कि जापान हैज ऑलरेडी बीन ऑन द path of as a country where they're focusing on ECG, ESG objectives, environmental sustainable goals जो हैं उनके हवाले से काम कर रहे हैं। और शायद उनके लिए ज़्यादा आसान है ऐसा करना, बिकॉज ऑलरेडी उनकी कंट्री में ये माइंडसेट, ये अप्रोच ऑलरेडी ही अवेलेबल है। तो आई होप वी लुकिंग एट नॉट ओनली what we are have in terms of the handouts, but also there are a lot of other things that are available. I recognize कि शायद मैं एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क को जगह नहीं भी दे सकता, हालांकि उनके हवाले से बहुत सारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिकेशंस अवेलेबल है। ऑफ कोर्स यूएनडीपीज 17 गोल्स, ये भी एक बड़ा यूजफुल फ्रेमवर्क है। इनफैक्ट जर्नल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर, मैं फिर इसकी खास बात जो कहना चाहता हूँ ये है कि यूएनडीपीज, एसडीजीज, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी यूटिलाइजेशन के लिए हमें किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज में होने की जरूरत नहीं है। दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड इम्प्लीमेंटेबल गोल्स, जो कि आपको हर तरह के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज, प्रॉफिट वर्सेस नॉन प्रॉफिट, लार्ज वर्सेस स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट होते नजर आ रहे हैं और इजी टू यूज हैं। यानी इसकी खास बात यह है कि ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि जो एनडीबी ने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आप अगर सब अचीव नहीं कर सकते तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करके अचीव करने की कोशिश करते हैं। इट गिव्स यू अ फ्रेमवर्क, गाइडलाइन, स्टैंडर्ड टू अचीव है। और अच्छा वर्ड है कि tend to establish a mechanism where you are able to track some performance. Therefore, it is a key KPI, key performance indicator. These 17 goals are themselves established goals and indicators for performance towards a sustainable future. तो इस लिहाज से हम काफी हद तक बात कर चुके हैं यूएनडीपीज के 17 प्रिंसिपल्स पे, और भी बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन आइंदा भी आने वाले हैंडआउट्स में हम यूएनडीपी गोल्स के हवाले से बहुत सारे डिस्कशन करते रहेंगे। मेंबर्स के अंदर पॉवर्टी एलिवेशन है, इसमें एजुकेशन फॉर ऑल है, इसमें लाइफ ऑन सरफेस ऑफ लैंड है, लाइफ अंडर दी सरफेस ऑफ वाटर है। इस वाले से 17 गोल्स हमें नजर आते हैं। फूड फॉर ऑल है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं और हम उनको ऑन एंड ऑफ बहुत सारी कंपनीज के वाले से और बहुत सारी कंट्रीज के वाले से भी डिस्कस करते आ रहे हैं। नाउ बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, बाद वो पूरे फ्रेमवर्क या प्रोसीजर्स बन गए हैं, स्पेसिफिक टू सर्टन ऑपरेशंस भी हैं। जैसे मैं कह रहा था कि ग्रीन प्रोक्योरमेंट, या फिर मैं कह रहा था कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैं कह रहा था कि ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो वो एक ओवरऑल ग्रीनिंग की मूवमेंट के साथ अलाइन नजर आते हैं। आपके सामने अब जो फ्रेमवर्क आ रहा है दैट इज ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यू कुड recall and re-establish the concept of supply chain, which is integrating the key processes, key activities, key stakeholders linked to the supply line of your product, from the raw material, uh, development, procurement, movement, shipment to the company, or during the manufacturing, and then the production of goods, and then selling it, passing it on through the distribution channels like the distributors, wholesalers, retailers, and eventually to the consumers। ये पूरी एक चेन नजर आती है ऑफ द एक्टिविटीज। इसके हवाले से बहुत सारी डिबेट्स ऑलरेडी हुई हुई हैं, दैट इज हाउ टू इंटीग्रेट द सप्लाई लाइन, हाउ टू एनहांस वैल्यू इन द सप्लाई लाइन। इसके हवाले से बहुत सारी डिस्कशन हुई है। अब फिनोमेना जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज हाउ टू कन्वर्ट अ ट्रेडिशनल सप्लाई चेन इनटू अ ग्रीन सप्लाई चेन।
Now, the green supply chain focuses on the integration of all processes during the supply line in the light of the natural environment. Green is a synonym of natural environment. For example, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट. Procurement is a combined process of identifying vendors, doing the purchase of the raw material, and then bring those raw material into your organization. ये जो तीन चार प्रोसेस हैं इनकी कम्बिनेशन को प्रोक्योरमेंट कहते हैं. सो हम देख रहे हैं कि इसमें सोर्सिंग ऑफ मटेरियल है, एंड द फोकस हियर इन सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट इज टू हैव द मटेरियल फ्रॉम सस्टेनेबल सोर्सेज. ऐसे वेंडर्स जो कि इको फ्रेंडली हेल्दियर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं प्लेनेट के लिए, उनसे बाय करना हमारा फोकस होना चाहिए. उनकी प्रायोरिटी पे सिलेक्शन होनी चाहिए. यानी हम सिर्फ अपनी कॉस्ट कटिंग को सामने मत रखें, जहाँ हमारा मटेरियल की कॉस्ट कम लग रही हो वहां ना चले जाएं, बल्कि डेलिकेट बैलेंस रखें कि हमने ऐसे वेंडर से चीजें बाय करनी है जो कि इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटली सूटेबल रॉ मटेरियल डेवलप कर रहे हैं. इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देख ले तो पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके फ्लीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कार्स हैं, क्या वो लेस एमिशन करती हैं कार्बन की, या मोर एमिशन करती हैं. क्या उनके जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ वेस्ट ज्यादा हो रहा है, यानी हम प्लास्टिक वेस्ट देख रहे हैं वह नहीं हो रहे, पैकेजिंग वेस्ट देख रहे हैं कि वहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा. हम इस लिहाज से हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन को ग्रीन एज पॉसिबल कर सकें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. ऐसे में हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जापानीज फर्म्स में नजर आता है, लीन मैनेजमेंट की अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकते हैं. लीन सप्लाई चेन, आपने बहुत ही फेमसली वो कॉन्सेप्ट सुना होगा जो अब इन्वायरमेंटल कंसर्न के हवाले से भी बहुत ही पॉपुलर नजर आता है. द फिनोमेना इज कॉल्ड द जस्ट इन टाइम इन्वेंटरीज, जिट. काउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी आता है, हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्स में भी आता है, हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से भी कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने आता है, हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ाया जाता है. जस्ट इन टाइम concept is very similar to achieving the higher standards of green supply chain. Why? Because the use of technology, खास तौर पर इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है कि हमें इन्वेंट्री को वेयर हाउसेस में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बल्कि जब हमें वो जरूरत पड़ रही है वो कॉल की जा रही है, वो ऑन द मूव रह रही है और डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स में जा रही है. यानी हम उनको वेयर हाउसेज और उसके लिए फिर अलाइंड फैसिलिटीज के इस्तेमाल के बाद नहीं लेके जा रहे, जो कि रिसोर्सेज का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा है. तो अगर हम घंटों घंटों बात करें तो हम ग्रीन सप्लाई चेन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं. मसलन याद होगा आपको कि हमने साइट्स का कहीं जिक्र सुना है, CITES, which is a consortium for endangered species of the wild fauna and flora. तो जब आप रॉ मटेरियल ले रहे हो सप्लायर कोलैबोरेशन के साथ, तो आपने फोकस करना है कि आप ऐसे रॉ मटेरियल को बाय करने से अपने आप को रोकें जो एंडेंजर्ड स्पीशीज से आ रहा हो, और हम कोशिश कर रहे हो कि हम ऐसी स्पीशीज के मटेरियल को यूज ना करें जो कि लिस्ट की गई हो एज एंडेंजर्ड स्पीशीज, और हम उसकी जगह ऑल्टरनेटिव सोर्स मटेरियल यूज कर रहे हैं. फिर अगर आप कोई भी नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो उसको टेलर करें, चेंज करें और रिसोर्स एफिशिएंसी पे चले जाएं. उस दौरान में रिड्यूस को वेस्ट को भी टेकअप कर लें. तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर रही हैं, अपने ऊपर नहीं बल्कि सप्लायर के ऊपर. सप्लाई चेन इंटीग्रेशन कर रही हैं, यानी जो एक्टिविटी खुद से कर रही हैं, जो स्टैंडर्ड अपने लिए बना रही हैं, वो अपने सप्लायर को भी गाइड कर रही हैं, उनको भी ट्रेन कर रही हैं, फिर वही स्टैंडर्ड वही बातें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी सिखा रही हैं, क्लाइंट्स को भी बता रही हैं. तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट नजर आ रही है ताकि जो सस्टेनेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव हैं जा सके. इसकी ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ कम्प्रिहेंसिव
फ्रेमवर्क है जो कि नजर आ रहा है। अच्छा, एक्टिविटीज हो रही हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, एनवायरमेंटल फोकस्ड एफर्ट्स आ रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जो भी एफर्ट चल रही है वो तब यूजलेस है जब तक हम उसको मैयर करें ना कर सकें कि हमने क्या टारगेट अचीव किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन बेसिक जनरलाइज स्टैंडर्ड्स हैं, बट अब उनको हम सस्टेनेबिलिटी के हवाले से यूज कर रहे हैं। दीज आर मॉडल्स मेजरिंग सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। प्रोसेस क्या है उसका फोकस नहीं है, इसके अंदर है इवेंचुअली, लेकिन बट इसका प्रोफाउंड फोकस इस बात पर है कि आपने क्या परफॉर्मेंस जनरेट की इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो आप देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई, चाहे वो ईएसजी के हों, टीबीएल के हों या जो भी हों, उनको आप लिस्ट कर सकते हैं और उस हवाले से वेरियस इनिशिएटिव्स को उन पर एवेलुएट किया जा सकता है। बेंच मार्किंग जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का अप्रोच है, तो जापानीज वर्ल्ड की नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड की है, विच इज टेकिंग अप अ रोल मॉडल इंडिकेटर फ्रॉम द रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज रोल मॉडल के तौर पर नॉमिनेट कर देते हैं, उसको बेंच मार्क बना लेते हैं, स्टैंडर्ड, और फिर उसी तरह अचीव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीननेस के लिहाज से शायद टोयोटा वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसका जो टीपीएस है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, इज वन ऑफ द मोस्ट लीन सिस्टम इन द वर्ल्ड है। जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जाइंट्स होंगे, कंपनीज होंगी, वो टोयोटा के प्रोडक्शन सिस्टम को क्या बना लेंगी, बेंचमार्क बना लेंगी। और इस लिहाज से एक डेफिनेटली उनके लिए स्टैंडर्ड बन जाएगा। दिस इज बिकमिंग अ स्टैंडर्ड फॉर देम। Benchmarking, therefore, is a technique of establishing standards within the industry, outside the industry भी हो सकते हैं. Generally, these are best practices of a company. अब हम देखते हैं कि वो हमारा स्टैंडर्ड है, हमने क्या अचीव किया, क्या हम उस स्टैंडर्ड के करीब पहुंच गए हैं, अगर करीब पहुंच गए हैं, कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। तो सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस मेजरिंग टूल है ये। बहुत सारे रिसोर्सेज में आ रहा है, शायद आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा होगा अपने कोर्स में, लाइफ साइकिल असेसमेंट, एलसीए। ये भी एक मेजरिंग मॉडल है, और इसकी खास बात ये है कि ज्यादातर कॉमनली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में, वेयर एवर देर इज अ प्रोडक्ट, फ्रॉम इट्स कॉन्सेप्ट टिल इट्स फाइनल डिस्पोजल। यानी प्रोडक्ट को जब हम कंसीव करते हैं, फिर उसको किसी शेप में लाते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, मटेरियल लाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सेंड कर देते हैं, इवेंचुअली वो अपने कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल है ऑफ अ प्रोडक्ट। इस पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के दौरान वेरियस स्टेजेस में, सिस्टमैटिक स्टेजेस में, वन आफ्टर द अदर स्टेप्स में, हम अपने सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं। तो एक तरह का डिसीजन मेकिंग टूल है किसी भी लिहाज से, बिकॉज में स्टेजेस हैं, और ये फ्रेमवर्क है जो आपको गाइड करता है इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स एंड स्टेजेस दैट आर देयर, और बताता है कि आपने मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाला, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर बैड इम्पैक्ट को रिड्यूस किया है तो ग्रेट परफॉर्मेंस है, और अगर आपने रिहेबिलिटेशन किया है तो भी ग्रेट परफॉर्मेंस है। हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिस्पोजल के स्टेजेस के दौरान हम इसको ऐसा करते हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग ये कंप्लायंस स्टैंडर्ड है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कैसी थी इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। चलिए, फाइनली वी आर लेफ्ट विद 6 to 7 मिनट्स, और हम देख रहे हैं सेशन में कि इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा फेमस और पॉपुलर स्टैंडर्ड चल रहा है, दैट इज ESG। ऑल्दो इट हैज अ ग्रैंड फोकस विच इज बियॉन्ड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के तौर पर ही देखते हैं। लुकिंग एट दिस फ्रेमवर्क विच इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया, अ फ्रेमवर्क क्राइटेरिया, प्रोसीजर, a methodology, जो भी आप वर्ड बोलना चाहें, which is evaluating companies' operations and its sustainability practices.
देख रहे हैं वो कह रहे हैं नॉट ओनली अ गाइड फॉर इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन असेसिंग रिस्क्स बट अ वाइटल रोल इन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। यानी जो बिजनेस केस है उसके तौर पे भी यूज हो सकता है। आप फ्यूचरिस्टिक अपनी जो इनोवेशन है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स हैं, आइडियाज हैं, प्रोसेस हैं फ्यूचर के, उसको भी इसके साथ अलाइन कर सकते हैं या इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इवेंचुअली वो सारी बातें नेटअप हो रही हैं ईएसजी फ्रेमवर्क में जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी। मेक्स द कंपनीज टू एनहांस देयर रेजिलियंस, अकाउंटेबिलिटी, यानी रिसेप्टर टू मोर इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं जिनकी ईएसजी रेटिंग्स हमारे पास आ रही होती, पॉजिटिव सॉलिड ईएसजी रेटिंग्स। ऑफ कोर्स एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी है, प्रोवाइड्स रिपोर्टिंग टू मेनी कंपनीज। अच्छा, जो इसका एनवायरमेंटल क्राइटेरिया किस चीज पे बात कर रहा होगा, बहुत ही कॉमन सेंस की आप बहुत दफा डिस्कशन कर चुके हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पे बात कर रहा होगा, रिसोर्स कंजर्वेशन, रीयूजेबिलिटी और इस तरह की चीजों पे बात कर रहा होगा, और इवेंचुअली बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट इकोसिस्टम, उस हवाले से डिस्कशन कर रहा होगा। बट बियॉन्ड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं इसमें सोशल क्राइटेरिया भी है, which include labor practices, community engagement and customer relationship, यानी CSR, corporate social responsibility, इसको हम शायद environmental concern के साथ एक sister concept के तौर पर समझते हैं। तो देख रहे हैं उसमें वर्क फोर्स के हवाले से भी चीजें आ रही हैं, कम्युनिटी के हवाले से भी चीजें आ रही हैं, और कस्टमर रिलेशनशिप के हवाले से भी चीजें आ रही हैं। पीपल, सोशल मीन्स पीपल इम्पैक्ट, लोगों पे क्या इम्पैक्ट कास्ट हो रहा है, और इवेंचुअली governance. Governance to basically is a framework that has emerged in the 60s and 70s again. बात को समझने की जरूरत है। ये गवर्नर स्पेशली पीपल एट द टॉप एग्जीक्यूटिव्स, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराने की मूवमेंट भी है। हम इस मूवमेंट का आगाज इसलिए देखते हैं कि बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इल्स की जिम्मेदारी टॉप एग्जीक्यूटिव्स नहीं लेते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये मस्ट कर दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स, वो भी एक थॉटफुल और एक पर्पसफुल प्लानिंग या एक्टिविटी दिखाएं, कि वो कंसर्न नजर आए हमें की इश्यूज के हवाले से। खास तौर पर दिस वाज समथिंग दैट brought into perspective because of the unethical practices, frauds और इंटरनल ट्रेडिंग और पर्सनल इंटरेस्ट की जो चीजें थी, उनकी वजह से ये स्टैंडर्ड्स नॉमिनेट किए गए थे। कॉल्स फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस की जो बात है उसमें अकाउंटेबिलिटी का फोकस है, और फेयरनेस एंड जस्टनेस इन प्रैक्टिसेस है, ताकि तमाम लोगों के राइट्स को अपहोल्ड किया जा सके, उनके राइट्स की वायलेशन ना हो, इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, इंक्लूडिंग कस्टमर्स एंड मेनी मोर। तो एक तरह का स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का टूल भी है। इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स और टॉप मैनेजमेंट में, और फिर उसके हवाले से एक रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट का टूल भी है। रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन कंप्लायंस ऑफ द लॉज है, जो कि स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में तो गवर्नेंस के हवाले से क्लियर लॉज हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल टॉप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की टॉप लोगों की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हो। एनवायरमेंटल कंसर्न्स के हवाले से भी दे आर पुट अंडर स्क्रूटनी। तो इस लिहाज से एक रेलेवेंट चीज बनती है कि हमारे पास ई और एस और जी के हवाले से क्या चीजें हों। जब आप ई, एस और जी को पढ़ते हैं तो आपको वही इकोसिस्टम की बैलेंस वाली फीलिंग आ रही होगी, कि हमने या टीबीएल की फीलिंग आ रही होगी कि हमने प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है इन्वेस्टर्स के लिए, फिर हमने जो इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की केयर भी करनी है, फिर हमने प्लांट यानी नेचुरल एनवायरनमेंट की केयर भी करनी है, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लांट का एक बैलेंस नजर आए। तो आप देख लें इंस्पायर्ड बाय टीबीएल लगता है ईएसजी, यानी ईएसजी जो है
वो टीबीएल की एसेंस को लेके बना है। अच्छा, इस लिहाज से जो रिपोर्टिंग की चीजें हैं इसमें, दैट इज दी ईएसजी रेटिंग्स हैं। कंपनीज को रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाटा गैदर्ड थ्रू वेरियस रिसोर्सेज एंड सोर्सेज, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। कंपनीज खुद भी रिपोर्ट करती हैं, और फिर वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि ऑडिट के सिस्टम है, ऑडिटर्स भी चेक करते हैं, मीडिया और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस पर एक ओपिनियन प्रेजेंट करती हैं कंपनीज की ईएसजी रेटिंग्स के हवाले से। तो एक कंपोजिट मेजरमेंट मैकेनिज्म है, और उसके वाले से रिपोर्टिंग ईएसजी। और इसका फोकस बेसिकली ये होता है कि रिस्क को मिनिमाइज किया जाए और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देखा जाए। इस लिहाज से बहुत सारी कंपनीज इसको एक असेंशियल एलिमेंट के तौर पर देख रही हैं, दो इसमें अभी तक बहुत सारे क्राइसिस है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। ऐसे मौके पर क्विकली मैं कुछ और रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा था व्हाट इज ईसीजी, ईएसजी, ईएसजी रेटिंग्स होती क्या है। वो कह रहा है 3 एरियाज में आपके स्कोर काउंट किए जाते हैं। हमें वो 3 एरियाज तो देख लिए। तो हम वो देख रहे थे कि उन 3 एरियाज की रिपोर्टिंग के हवाले से मैकेनिज्म क्या होता है, कैलकुलेट कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी रिपोर्टिंग के हवाले से डाटा कलेक्शन होता है, कंपनी प्रोवाइडेड डाटा भी होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज डाटा भी आता है। किस चीज का डाटा है? वो जो कंपनी ने रिपोर्ट्स बनाई होती है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, इन्वायरमेंटल चीजों के हवाले से,